अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस। इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इज द मैनेजर ऑमनिपोटेंट और सिंबॉलिक। सेकंड, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में है, कंस्ट्रेंट्स, उसके चैलेंजेस वगैरह। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसके कंस्ट्रेंट्स, उसके चैलेंजेस, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। फर्स्ट है जी, द मैनेजर ऑमनिपोटेंट और सिंबॉलिक। ये दो व्यूज हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑमनिपोटेंट व्यू सेज, मैं इसको साथ साथ हाईलाइट भी कर देता हूँ। इट सेज दैट मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस गुड और बैड परफॉर्मेंस। दे आर रिवॉर्डेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेल एंड गेट फायर्ड इफ ऑर्गेनाइजेशन फेस फेलियर्स। मतलब कंपनी ने अगर तो कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो मैनेजर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड इफ managers failed to achieve the target, again managers are responsible for all that. तो omnipotent व्यू ये कहता है, लेकिन जो सिंबॉलिक व्यू है वो इसके ऑपोजिट है। वो कहता है कि नहीं, मैनेजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज, लेकिन वो सिंबॉलिक व्यू में ये कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी एंड कस्टमर्स। तो ये दो किस्म के व्यूज हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इकोनॉमी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कस्टमर की चॉइस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या कुछ आता है? काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक ठाक अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी है, एक इकोनॉमिक फैक्टर है, इसको मैं साथ हाईलाइट कर लेता हूँ। इट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स लाइक इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितनी है इकोनॉमी में, एक्सेट्रा। अगर आपको लोन महंगे मिलेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, तो आपका प्रॉफिट रेशियो जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना है, फिर तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। लाइक पता नहीं वो काम चलता है या नहीं चलता, कोई भी फेलियर की रीज़न बन सकती है। आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, या आपसे प्रॉपरली मैनेज नहीं हुआ, आपने प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं किया, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करता है। आप मतलब आज आपने कोई चीज़ अगर कम उस पर परचेज़ की है, ठीक है, या अगर आपने लेट से, अगर हम ट्रैवल में रिलेटेड में बात करें, या अगर हम मनी एक्सचेंज के बारे में बात करें, तो आप डॉलर रेट अगर आज से कुछ अर्सा पहले, अभी जैसे लास्ट महीना दो पहले ये 170 पे चला गया था डॉलर आपका, तो जिन्होंने उस रेट पे डॉलर परचेज किया है, आज अगर वो 165 पे चल रहा है, तो पर डॉलर उसको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। सेकंड, ग्लोबल फैक्टर है। ग्लोबल फैक्टर्स में इंक्लूड द रूल्स सेट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर डूइंग बिजनेस और एम्बार्गोज ऑन डिफरेंट कंट्रीज। अब ये रूल्स वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो व्हाट विल दे डू कि वो इंपोर्ट पे बैन लगा देंगे। जैसे पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू करें, बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उन्हें सिर्फ इंपोर्ट पे या तो बैन लगा दें या उन पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा कर दें। लेकिन उसके लिए फिर आपको दूसरी पॉलिसीज भी बनानी पड़ेंगी कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसको आपको रॉ मटेरियल है वो आप सस्ता दें, ताकि जो आपके होम कंट्री में जो चीज़ बन रही है वो कम से कम प्राइस में, अगर आप कम नहीं दे सकते तो कम से कम उसको मैच तो करे। मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि यार पाकिस्तान में गाड़ी बन रही है लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो बाहर से गाड़ी आ रही है। बात आपकी ठीक है कि उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो इंपोर्ट करते हैं उसमें जो होती है, लेकिन इट इज़ अ वेरी अनफेयर मैच ना, इट इज़ वेरी अनफेयर कि आप उसे कंपेयर करें किसी के साथ भी। रीज़न इज़ कि पाकिस्तान को गाड़ी बनाते हुए भी कितना अरसा हुआ है, 5 साल नहीं हो, मतलब मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं,
क्योंकि पहले भी कुछ ट्राइल्स तो की गई हैं कि मुख्तलिफ टाइम में गाड़ियाँ बनाने की, फिर वो बंद हो जाती रही हैं फैक्ट्रीज, क्योंकि उसे चलने नहीं देते रहे। इंपोर्ट ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो वो गाड़ी सस्ती मिल जाती है, इनको रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता, इनके पास रिसर्च भी नहीं है। अगर आप इनको रॉ मटेरियल या आप इनको चांस दें कि आज इनको पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं गाड़ी, वो तो 100 ईयर से ये काम कर रहे हैं। उनका तो तजर्बा ही बहुत ज़्यादा है, उनकी तो रिसर्च ही बहुत ज़्यादा है, उन्होंने पहली दफ़ा तो अच्छी गाड़ी नहीं बना ली ना। तो वी नीड टू गिव देम टाइम, हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं, खैर बात किसी और तरफ चली जाएगी। फिर ये एम्बार्गोज आ जाते हैं कंट्रीज़ पे। जैसे ईरान पे एम्बार्गो था, वो अपना ऑयल सेल नहीं कर सकता था बाहर। तो अगर कोई कंपनी ऑयल में इन्वेस्ट करती है वहाँ पे, तो ये फैक्टर उसे इफेक्ट करेगा। फिर आ जाती हैं जी पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर डूइंग बिजनेस, इट मे बी बिजनेस फ्रेंडली और सच एज प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक सेक्टर्स। पाकिस्तान में जैसे आप स्कूल के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप स्कूल खोलते जाएं, प्राइवेटाइज है सारा कुछ, आपने बस पैसे कमाने हैं। फिलहाल तो ऐसे ही लगता है तकरीबन, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो स्कूल्स हैं वो अभी कुछ आगे बेहतर होना शुरू हुए हैं, नो डाउट थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जितनी बुरी तरह से हमने इनको तबाह किया है, मैट्रिक का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का, वो किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ बैठ के कुछ बात कर ही नहीं सकता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी में उनको इंग्लिश तो चलें ठीक है, आप पढ़ाते ही नहीं है, अभी आगे कुछ अर्सा पहले कंपलसरी हुई है इंग्लिश, मेरे ख्याल से वो भी शायद कंप्लीट नहीं हुई। उर्दू तक वो ठीक से नहीं बोल सकते, लिख नहीं सकते, किसी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते, दीज टाइप ऑफ थिंग में। और अगर कंपनी ने लेट से अगर कोई बैन लगाया हुआ है, अगर कि ये जो इंडस्ट्री है ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। या अगर आपने कोई कंपनी ओपन करने के लिए उसके लिए जो बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी उसको टफ टाइम देंगे बिजनेस को। देन डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर प्रेजेंस ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन एरिया, देयर टेस्ट, एज, जियोग्राफिक लोकेशन। हर एरिया के जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं। अब अगर आप पठानों वाली साइड पे चले जाएं तो व्हाट दे लाइक टू ईट इज़ विदाउट स्पाइस। वो नमकीन चीज़ें खाते हैं, ठीक है, नमक वाली। बस आपने अगर उनका आप गोश्त भी देखें तो वो शनवारी, उसमें क्या होता है, आ जाके सिर्फ टमाटर होते हैं, वो ऑयल में भुना होता है और उसमें नमक डाला होता है, दैट्स इट। आप कराची चले जाएं तो मेरे जैसा बंदा तो जो है ना वो सी करता रहता है उसमें, मतलब इतने स्पाइसेस होते हैं। और खैर अपना अपना टेस्ट है, इसमें कोई किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। समटाइम हमारा भी दिल करता है कि हम स्पाइसेस वाली चीज़ खाएं, तो टेस्ट वेरी करता है उसमें। अब कराची वाले कहते हैं कि यार वो इस्लामाबाद में सेवर पुलाव मिलता है, उसमें क्या है, यार हमें तो अच्छा लगता है। खैर अपनी अपनी चॉइस है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजिकल आ जाते हैं जी। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, डे बाय डे उसमें रोज़ कोई नई एडवांसमेंट आ रही है। ये मैंने आगे एक पॉइंट किया है, सो ह्यूज टेक्नोलॉजी गैप एग्जिस्ट बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। वही बात है कि जो प्रोडक्ट बाहर के मुल्कों में यूज़ हो चुकी होती है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में यूज़ हो चुकी होती है, जब उसका मतलब जो साइकिल उसका कंप्लीट होता है प्रोडक्ट का, तब वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। और जब वो डेवलपिंग कंट्रीज से उसका टाइम गुजरता है तो वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जाती है। ये साइकिल है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उसको बना सकें, उनके पास में रिसर्च नहीं होती, इस तरह की चीज़ें। फिर सोशल कल्चर आ जाता है, फैक्टर है। सोशल कल्चर फैक्टर इंक्लूड सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स सच एज बिलीव्स ऑफ पीपल, देयर वैल्यूज और एटीट्यूड्स। अब हम लोग यहाँ पे बीफ खा लेते हैं, इंडिया में जाएं तो वहाँ पे आप तकरीबन नहीं खा सकते,
खाते हैं, ऑब्वियसली मुस्लिम्स लिव देयर, बट वो ओपनली नहीं लेके जा सकते मेरे ख्याल से। उनमें जो हमें बताया गया, जो हम टीवी पे देखते हैं, तो उनके ऊपर वो दे आर बाउंड, वो लोग ऐसे छुपा के गोश्त लेके जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। सेम वे पाकिस्तान में जो KNN है, जो मैकडोनल्ड्स है, वो पिग का गोश्त, उसमें पिग का जो मीट है वो उसमें ऐड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पाकिस्तान में उसकी टारगेट मार्केट नहीं है। फिर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, various aspects can be discussed here. For example, if low rate loans are not available to the companies, obviously वो सही से काम नहीं कर सकेंगी। Fuel prices will affect the rates of products if bought। अगर आप, वही बात है जो मैंने आपको पहले डॉलर रेट पे बताई कि अगर आपने पहले कोई चीज़ परचेज कर ली है और आफ्टर अ मंथ उसकी प्राइस नीचे आ गई है, तो आप, तो कस्टमर को तो सस्ती चीज़ चाहिए, वो तो किसी और से ले लेगा। सेकंड पॉइंट में मैंने वही चीज़ नोट की है। अच्छा, ऊपर वाले में आप ये इसको थोड़ा सा एग्जांपल को आप थोड़ा सा ये चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की है बाहर से, या अगर आपने किसी आउट ऑफ सिटी कोई चीज़ मंगवाई है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फ्यूल प्राइस है वो आपको हायर चार्ज होगा ना, जो उसका फेयर है आपको, वो आपको हायर चार्ज होगा, जो उसकी बिल्टी पड़ेगी वो आपको ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि फ्यूल प्राइस ज़्यादा है। और अगर कोई जो सप्लायर है या जो मैन्युफैक्चरर है, वो तब आफ्टर अ मंथ कोई चीज़ मंगवाता है जब फ्यूल प्राइस नीचे आ गई है, तो ऑब्वियसली उसको बिल्टी कम चार्ज होगी, उसका फेयर कम चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रख सकता है। इफ़ रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री लूज परचेजिंग पावर, अगर अगर जैसे पिछले कुछ 1-2 साल में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है और चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी ऊपर चली गई हैं, सैलरी तो उस तरह से नहीं बढ़ती, इनकम तो आपकी उस तरह से नहीं बढ़ी, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी लूज करती है। फिर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर सच एज एज, एज वाइज भी लोगों के टेस्ट डिफर करते हैं, उनकी चॉइसेस डिफर करती हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट एज प्रेफर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इफ वी टेक टेस्ट फैक्टर, अगर हम टेस्ट फैक्टर को लें तो वी कैन फाइंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टेस्ट ऑफ यूरोपियन एंड एशियन पीपल। ठीक बात है, हम हर टाइम चाइनीज से नहीं खा सकते ना, हमारे से थाई सूप भी नहीं पिया जाता, पता नहीं क्या ऊपर सब्जियां से तैयार ही होती हैं। खैर, अपना अपना टेस्ट है, वी कैन नॉट से, आई डोंट मीन कि वो अच्छा नहीं होता, ऑब्वियसली उनको अच्छा लगता होगा, वो हमारे बारे में कहते होंगे कि यार ये क्या खाते रहते हैं। जियोग्राफिक फैक्टर्स हैं, अब अगर आप सर्दियों में गिलगित वाली साइड पे स्लीवलेस सूट बेचना शुरू कर दें तो यार ऑब्वियसली वो नहीं चलेंगे ना। इट वॉज एग्जाम्पल हाउ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट अफेक्ट्स मैनेजर्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजर्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है इसमें, कि जब से ये फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी व्हाट कंपनीज डू कि वो फ्रीलांसर्स हायर कर लेती हैं क्योंकि उनको प्रॉपर्ली पर्क्स एंड बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते, तो उनको हैंडल करना, उनको पे करना वो इजी होता है। असेसिंग एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी, environment it is caused by the external environment if uncertainty is found in that environment. Then environmental uncertainty, stable environment और dynamic environment। stable environment वो होता है जनाब जिसमें no changes